क्या आपको साल 2020 के पूर्वोत्तर दिल्ली में हुए दंगों की याद है या फिर आप भूल गए हैं? आईबी के अधिकारी अंकित शर्मा की लाश किस तरह से नाले में फेंक दी गई थी। ये दिल्ली का वही चांदबाग इलाका था जहां आम आदमी पार्टी का पार्षद ताहिर हुसैन अपनी छत पर कई दिनों से पत्थर, एसिड की बोतलें और पेट्रोल बम जमा कर रहा था। इन्हीं दंगों में पुलिस कांस्टेबल रतन लाल की कट्टरपंथियों ने गोली मार करके हत्या कर दी थी। उन्हीं सड़कों पर जहां शाहरुख पठान ने पुलिस की ओर 8 राउंड फायरिंग की थी। सड़क पर दंगाई भारत को जलाने की तैयारी कर रहे थे और मीडिया में बैठे रवीश कुमार जैसे लोग इन्हें क्लीन चिट देने के लिए लोगों को बता रहे थे कि वो शाहरुख पठान नहीं बल्कि अनुराग मिश्रा है। उनके लिए क्या ज़्यादा जरूरी था वो हमने भी देखा। क्या आपको याद है 20 साल का दिलबर नेगी जिसे बर्बरता से काट करके आग में फेंक दिया गया था? पहले उसके हाथों को काटा गया, फिर उसके पैरों को और फिर उसे जिंदा ही आग में फेंक दिया गया था। आपको याद है शर्जील इमाम ने कैसे भारत की चिकन नेक तोड़ करके असम को भारत से अलग करने की बात कही थी? जेएनयू का उमर खालिद कैसे खुफिया तरीके से इन दंगों की योजना बना रहा था? ये सब नागरिकता कानूनों के विरोध के नाम पर शाहीन बाग से शुरू किया गया और भारत को गृह युद्ध में झोंकने की योजना बनाने के साथ हुआ। आप उन लोगों के चेहरे भूल नहीं सकते हैं जो आपको रोज टीवी पर आकर कह रहे थे कि मुस्लिमों को अब डिटेंशन कैंप में भेजने की तैयारी हो रही है। तो 4 साल हो गए हैं लेकिन वो डिटेंशन कैंप आज कहाँ हैं? क्या आप उन सत्यान्वेषियों से ये सवाल पूछते हैं? जामिया के पत्थरबाजों ने कैसे इसे अभिव्यक्ति की आज़ादी बता करके जस्टिफाई करने की कोशिश की थी? दिल्ली दंगों के लिए व्हाट्सएप पर ग्रुप बनाए जा रहे थे। इसका हिस्सा सोचिए कौन लोग थे? योगेंद्र यादव, उमर खालिद, शर्जील इमाम, नदीम खान, परवेज आलम आदि आदि। इन सब का नतीजा ये हुआ कि दिल्ली में हिंदू विरोधी दंगे हुए जिनमें कई लोगों ने अपनी जान गंवाई। सोचिए कि यही लोग बाद में अन्नदाताओं के साथ भी खड़े दिख रहे थे। राहुल गांधी की न्याय यात्रा का या जो मोहब्बत फैलाने की वो बात करते हैं उसका भी ये लोग हिस्सा थे। दंगों का ये मॉडल भारत के अलग अलग शहरों में इसके बाद से आजमाया गया। हिंदुओं को हर शहर में निशाना बनाया जाने लगा। विदेशी मीडिया में छपवाया जाता रहा कि भारत में मुस्लिम अब सुरक्षित नहीं हैं। राम मंदिर के खिलाफ लोगों को भड़काने की कोशिशें की गई लेकिन ये वहां भी सफल नहीं हुए। इन्होंने जो 2020 में दिल्ली में किया वही उत्तराखंड के हल्द्वानी में भी दोहराने का प्रयास किया। ये और बात है कि इतने सारे प्रयासों के बाद ये हमेशा असफल ही रहे और आज ध्रुव राठी जैसे प्रोपेगेंडाबाज की वीडियो शेयर करके यही इकोसिस्टम ये साबित करने का प्रयास कर रहा है कि देश में लोकतंत्र अब रहा ही नहीं, देश में अब चुनाव ही नहीं होने वाले हैं या फिर देश में तो तानाशाही चल रही है। यानी या तो तुम्हें हर रोज सिविल वॉर की भूमिका बनाने दी जाए, भारत के कोने कोने में मोहब्बत के नाम पर नफरत का केरोसिन बिछाने दिया जाए और या फिर भारत की ही छवि ये कहकर खराब करेंगे कि यहाँ तो अब लोकतंत्र रहा ही नहीं। सच तो ये है कि तानाशाही किसे कहते हैं? वो चीन के पैसे से भारत के विरोध में दुष्प्रचार कर रहे लोगों को चीन में ही देखना चाहिए, जहां मस्जिदों को तोड़ करके कम्युनिस्टों ने अपने झंडे लगा दिए, जहां उइगर मुस्लिमों को डिटेंशन कैंप में डाला जा रहा है कई सालों से। कहीं आप इसकी खबर नहीं देखेंगे, कोई इसके बारे में बात तक नहीं कर सकता है, जब मीडिया पर सरकार का खतरनाक पहरा लगा हुआ है। और भारत में यदि सच में तानाशाही होती जैसा कि ये लोग पिछले 10 सालों से यहाँ पे लोकतंत्र की हत्या होने का दावा कर रहे हैं, क्या इन्हें ऐसी चर्बी लग रही होती? वास्तव में ये लोग आज कहाँ होते? निष्पक्षता की आड़ में रोजाना मुस्लिमों को भड़काने में शामिल ये लोग 10 साल से चीख चीख कर कह रहे हैं कि उन्हें बोलने ही नहीं दिया जा रहा है, जबकि सच सिर्फ ये है कि इन्हें घुटन सिर्फ इस बात की हो रही है कि यहाँ उमर खालिद और शर्जील इमाम के सपनों को पूरा नहीं होने दिया जा रहा है। आइडिया ऑफ इंडिया वर्सेस इंडिया की बात करने वाले लोगों के ख्वाब पूरे नहीं हो रहे हैं। यहाँ खालिस्तान के समर्थकों के इरादे कामयाब नहीं हो रहे हैं। यहाँ मोहब्बत और न्याय बांटने के नाम पर सिविल वॉर की तैयारी कर रहे लोगों की यहाँ जनता ने सत्ता सुख से उन्हें वंचित कर दिया है। वो दिन दूर नहीं है जब यही लोग सड़क पर उतर करके हर एक मतदाता का गला पकड़कर पूछेंगे कि बताओ तू मोदी को वोट क्यों देता है। मैं आशीष, देखते रहिए द पैम्फलेट। धन्यवाद।